नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। चैप्टर 10 है जिसका टाइटल है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। एनसीईआरटी की किताब चल रही है दोस्तों। एनसीईआरटी क्लास 8 की हिस्ट्री की किताब आखिरी चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद क्लास 8 की हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। शुरुआत करते हैं। पहले चीज देखेंगे अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। आप देखिए दोस्तों, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ अगस्त 1947 में, भाई बहुत चैलेंजेस थे इंडिया के सामने। पार्टीशन हुआ, 8 मिलियन रिफ्यूजीज, 80 लाख रिफ्यूजीज इंडिया में आ गए थे फ्रॉम द पाकिस्तान। मतलब जो नया पाकिस्तान बना, वहां से ट्रेनों में बैठ के, पैदल चल के, बॉर्डर क्रॉस करके 80 लाख लोग इंडिया में एंट्री मारेंगे। इन लोगों को नौकरियां देनी है, इन लोगों को रहने के लिए घर देना है। और देखिए, एक और प्रॉब्लम थी, प्रिंसली स्टेट्स। हमारा देश कभी एक पूरा देश था ही नहीं। बहुत सारे अलग अलग राजे रजवाड़े थे, वो अपनी अपनी जगह पे राज कर रहे थे। अब पहले तो वो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोगों ने सोचा हम इंडिपेंडेंट रहते हैं, हमारा अपना खुद का राज हो जाएगा। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान जो दो बहुत बड़े देश थे, बहुत सारे प्रिंसिपैलिटीज के सामने ये ऑप्शन आया कि या तो पाकिस्तान में मिल जाओ या इंडिया में मिल जाओ। इंडिया में मिल गए बहुत सारे प्रिंसिपैलिटीज। 500 से ज्यादा प्रिंसिपैलिटीज का इंटीग्रेशन होगा इंडिया में। ये जो प्रिंसिपैलिटीज थी, या तो महाराजा के अंदर थी या नवाब के अंदर थी। साम दाम दंड भेद हर चीज लगा के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन प्रिंसिपैलिटीज को इंडिया के साथ जोड़ा और इंडिया को एक नेशन बनाया। अब इंडिया के सामने बहुत चैलेंजेस थे। प्रिंसली स्टेट्स को मिलाना है और वो आसान काम नहीं था। कई सालों में जाके वो काम हुआ, एकदम से नहीं हो पाया। दूसरा, इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज आ रहे थे, इनको एकदम से सपोर्ट देना था। हम लोग नई नई कंट्री बने थे, पैसों की कमी थी, रिसोर्सेज हमारे पास थे नहीं। यहां पे दोस्तों लॉन्गर टर्म में एक ऐसे नेशन को बनाने की जरूरत थी जिसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ऐसा हो जो लंबे समय में पॉपुलेशन के एक मेजर हिस्से को रिप्रेजेंटेशन दे सके, एक मेजर हिस्से को सर्व कर सके। हमारे लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी परफेक्ट थी। परफेक्ट ना बोलिए तो उस समय की दुनिया भर में जिस तरीके की डेमोक्रेसी चल रही थी, उसमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अच्छी थी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहस हो रही थी, कुछ लोगों ने कहा कि भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों बना रहे हो, आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाओ जैसे यूएस में होती है। बट यूएस की जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो एक आदमी को बहुत ताकतें देती है। और यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बहुत सारे सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन दे सकती है। तो वो चीज इंडिया में यहाँ पे करी गई और इंडिया में एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया जो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे पाए। ये जो फोटो आपको दिख रही है दोस्तों, ये इलाहाबाद की फोटो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। आप मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन के मेरी मदद भी कर सकते हैं। कुछ और वीडियोस मैंने बना रखी है चैनल मेंबर्स के लिए, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अपने लेक्चर की पीडीएफ और अपडेट मैं डालता रहता हूं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज भेज के बातचीत भी कर सकते हैं। अब ये इलाहाबाद की फोटो है दोस्तों, और इलाहाबाद की जो आइकॉनिक फोटो है, फरवरी 1948 में महात्मा गांधी जी के जो अंतिम संस्कार के बाद जो उनकी एशेस थी, जो उनकी अस्थियां थी, उसको इलाहाबाद में इमर्स किया जा रहा है। आप देखो, हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के 6 महीने भी नहीं हुए थे कि देश फिर से गम में डूब गया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को एक फैनाटिक नाथूराम गोडसे ने मार दिया। और नाथूराम गोडसे की जो आइडियोलॉजी थी, वो आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा आप कह सकते हो करप्ट सी हो गई थी, बहुत ही राइट विंग आइडियोलॉजी थी। देखिए, महात्मा गांधी जी हमेशा से ये मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक हैं, देश की बंटवारा नहीं होना चाहिए। बट चलो, देश का बंटवारा हो भी गया, उसके बाद भी गांधी जी पाकिस्तान की थोड़ा सपोर्ट में बात बोलते थे। पाकिस्तान भी एक नई कंट्री थी, उनके पास भी पैसों की कमी थी, तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को पुश करते थे महात्मा गांधी की थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान को भी दीजिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ और मुस्लिम्स की तरफ जो भाईचारा था गांधी जी का, वो उनके साथ के हिंदुओं को ही पसंद नहीं आया। राइट विंग हिंदू, जो रेडिकल हिंदू थे, और उनमें से एक रेडिकल हिंदू नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को मार दिया। और जब ये हुआ दोस्तों, उसी शाम को एक अनाउंसमेंट किया जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑल इंडिया रेडियो पे। क्या बोला? फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। आवर beloved लीडर, द फादर ऑफ द नेशन, इज नो मोर। महात्मा गांधी जी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन महात्मा गांधी जी ने आजादी को अपने आंखों के सामने देखा। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी बहुत आगे जीते, हमारे देश के बनने में वो एक मेजर रोल प्ले करते, लेकिन वो उस समय तक जिंदा नहीं रह पाए। जब देश आजाद हुआ
इंडिया की पॉपुलेशन 1947 में काफी बड़ी थी। लगभग 34 करोड़ 50 लाख लोग थे इंडिया में, और सब डिवाइडेड थे। कास्ट के आधार पर हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी, हाई कास्ट थी, लो कास्ट थी। रिलीजन के आधार पर कम्युनिटी डिवाइडेड थी, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी। अभी धर्म के नाम पे डिवीजन तो हो गया था, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रह गए और इंडिया में बहुत सारे मुस्लिम्स रह गए। इंडिया ने अपने मुस्लिम्स को इज्जत दी, उनको अडॉप्ट किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने यहाँ की माइनॉरिटीज हिंदूज और सिख्स को कभी भी अडॉप्ट नहीं किया, कभी भी वो राइट्स नहीं दिए, कन्वर्ट कर दिया या मार दिया। पाकिस्तान में तो सीधा सीधा सीन था, या तो मार दो या कन्वर्ट हो जाओ। उस समय पे तो हालात बहुत ही खराब थे। अब पाकिस्तान में थोड़े बहुत बेहतर हो गए हैं हालात। तो आप देखोगे कि जो इंडियन सोसाइटी थी वो बहुत सारे फेथ्स में, रिलीजन में, कास्टों में बटी हुई थी। इतनी अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस बोली जाती थी इंडिया में, नाना प्रकार के कपड़े, नाना प्रकार का खाना, अलग अलग तरीके का काम। तो एक ऐसा देश जिसकी कल्चरल डाइवर्सिटी, जहां पे लोगों का रहने का तरीका, बोलने का तरीका, खान पान का तरीका सब कुछ वेरी कर रहा है, उसको आप नेशन स्टेट में कैसे बदलोगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो एक प्रॉब्लम तो आ गई यूनिटी की, कि देश के जो अलग अलग तबके हैं उनको एक मिला के एक साथ चला के चलना है। उसके साथ प्रॉब्लम है डेवलपमेंट की। इंडिपेंडेंस के आप देखोगे जो देश की मेजॉरिटी जनता थी वो गांव में रहती थी। फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, प्रीडोमिनेंट एग्रीकल्चरली प्रीडोमिनेंट इकोनॉमी थी हमारी, पूरी तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। इंडस्ट्री ना के बराबर थी, जो भी थी अंग्रेजों की वजह से थोड़ी बहुत आ गई थी। इनफैक्ट अंग्रेज तो चाहते ही नहीं थे इंडिया में इंडस्ट्री आए। जो भी एंटरप्राइजिंग इंडियंस थे उन्होंने कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज खोल दी थी। जो देश के फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, एग्रीकल्चरल क्लास थी, वो पूरी तरीके से मॉनसून पे डिपेंडेंट थी। किसी भी तरीके के इरिगेशन की मेथडोलॉजी उस लेवल पे यहाँ पे एग्जिस्ट करती नहीं थी। और उसके साथ साथ आप देखोगे कि जो नॉन फार्म सेक्टर था हमारी रूरल इकोनॉमी का, वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था इनडायरेक्ट तरीके से। देखिए कैसे, अगर एग्रीकल्चर पैदावार अच्छी होगी तो भैया फार्मर्स की जेब में पैसा आएगा। फार्मर्स की जेब में पैसा आएगा तो फार्मर्स उस इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी थी उसकी और सर्विसेज को अवेल करेंगे। तो भैया बार्बर को काम मिलेगा, कारपेंटर को काम मिलेगा, वीवर्स तो वीवर्स कपड़े सिलने वाले, कारपेंटर्स लकड़ी पे काम करने वाले, बार्बर्स बाल काटने वाले। तो इस तरीके के जो लोग हैं ये काम तब करेंगे जब इनको कोई पेमेंट करेगा। पेमेंट कौन करेगा? तो किसान भाई खेतीबाड़ी करेगा, और खेतीबाड़ी करने से अगर वो पैसा कमा लेता है तो वो इन सर्विसेज को अवेल करेगा, तो इनके भी घर चलेंगे। तो डायरेक्टली या फिर आप इनडायरेक्टली कह लीजिए, ज्यादातर जो लोग थे वो आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, खासकर रूरल एरिया में, और प्रीडोमिनेटली रूरल पॉपुलेशन थी हमारी। अभी भैया देखिए ऐसा नहीं था कि कोई और काम था ही नहीं। अर्बन एरियाज में फैक्ट्री वर्कर्स हुआ करते थे। जो फैक्ट्री चलती थी ना, टेक्सटाइल मिल, जूट मिल, उनमें फैक्ट्री वर्कर्स काम करते थे। और वो जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो अर्बन एरियाज में क्राउडेड स्लम्स में रहा करते थे। बिल्कुल ही डेंस सेटलमेंट्स होती है, उनको बुलाता है क्राउडेड स्लम्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुंबई का धारावी। अभी ये लोग स्लम्स में रहते थे, इनके पास ना ही किसी प्रकार की हेल्थ केयर थी, ना ही इनके पास एजुकेशन था। जो नया नेशन था उसके पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ही गरीब नेशन था। और जो नेशन के लीडर्स थे उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जैसे तैसे करके लोगों को पॉवर्टी के बाहर निकालो। पॉवर्टी के बाहर निकालने का जो सबसे पहला चीज जो लोगों के और लीडर्स के दिमाग में आएगी वो बहुत ही लॉजिकल है। जब देश की मेजॉरिटी ऑफ द जनता एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो भैया आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाइए। जब आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे तो ज्यादा लोग अपने लिए पैसा कमा पाएंगे। उसके बाद अगर किसी चीज की बात की जाए तो जो जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, जूट इंडस्ट्रीज हैं, जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री उस समय पे काम करती थी, उनको आप बढ़ाइए तो लोगों के लिए जॉब आएगी। अब भैया यहाँ पे यूनिटी को भी बढ़ाना था, डेवलपमेंट को भी बढ़ाना था। तो आप देखो यहाँ पे अगर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडिया में जो डिवीजन्स थे अगर आप उनको कम नहीं करोगे तो भैया वायलेंट क्लैशेस हो सकते हैं। तो भैया देश की आजादी के बाद अगर अब भी हाई कास्ट अपने धर्म के ठेकेदार बन के लोअर कास्ट को दबाने की कोशिश करेगा तो भैया ये लो कास्ट वाला बंदा ही बोलेगा ना कि तुम कौन हो भैया, किस बेसिस पे हमको दबा रहे हो? डेमोक्रेसी है, इक्वल वोट डालने का राइट है, कौन से बेसिस पे तुम हमको दबा रहे हो? तो भैया फाइट होगी, हिंदूज मुस्लिम से फाइट करेंगे धर्म के नाम पे। तो बात यह है कि सीधी सीधी चीज है यहाँ पे कि आपको डेवलपमेंट इस तरीके से करना है कि भाई यूनिटी हो जाए, जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो, तो लोअर कास्ट और हाई कास्ट के बीच का जो गैप हो ज्यादा बड़ा ना हो, हिंदूज और मुस्लिम्स के जो बीच का गैप है वो ज्यादा बड़ा ना हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स हैं वो ब्रॉड मासेस तक पहुंचने चाहिए, नहीं तो फ्रेश डिविजन्स आ जाएंगे। ये डिविजन्स रिच और पुअर के बीच के भी हो सकते हैं, सिटी और कंट्री साइड के बीच हो सकते हैं। तो सिटी में ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो वहां जो लोग रह रहे होंगे पैसा कमा लेंगे। कंट्री साइड जो गांव के इलाके में लोग रह रहे होंगे वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। कुछ रीजन्स
ज्यादा प्रॉस्पेरस हो जाएंगे, कुछ कम प्रॉस्पेरस हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि शुरुआत से गुजरात और बॉम्बे जैसे जो सिटीज थी, जो स्टेट्स थे, वो इंडस्ट्रियलाइज थे, तो वो ज्यादा प्रोग्रेस थे। बंगाल की बात करिए तो वहां पे बहुत सारी जूट मिल्स थी, हालांकि वो पूरी की पूरी ईस्ट पाकिस्तान में चली गई, बट वो इंडस्ट्रियलाइज थी, तो वहां पे लोगों के पास ज्यादा पैसा था। वहीं पे अगर आप इंटरनल एरियाज में आ जाओ, यूनाइटेड प्रोविंसेस में आ जाओ, राजस्थान के इलाके में चले जाओ, तो वहां पे किसी भी तरीके की फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस नहीं है, तो वहां पे लोग गरीब हैं। तो इस तरीके की जो रीजनल डिस्पैरिटीज थी, इनको कम करने की जरूरत थी। ये सारे चैलेंजेस थे हमारे देश के लीडर्स के सामने। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिटर्न। दिसंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। नवंबर 1949 तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 इंडियंस बैठ के बहुत सारी मीटिंग्स करके कंट्री के पॉलिटिकल फ्यूचर को डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो न्यू दिल्ली में होती थी। अब आप ये बोलोगे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? देखिए दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा पहला पार्लियामेंट था। कि भैया होता है ना कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, कि पार्लियामेंट में देश भर से लोग चुन के जाएंगे और वो देश के लिए नियम कानून बताएंगे, गवर्नेंस करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों हमारे देश के पार्लियामेंट से निकलते हैं। और ये चीज आपकी इंग्लैंड में फॉलो होती थी। इंग्लैंड ने हम पे राज किया इतने साल, तो हमने इंग्लैंड के सिस्टम को ही अडॉप्ट कर दिया, हमें आदत हो गई थी इंग्लैंड के सिस्टम की। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देश भर से लोग आए। अभी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन से आई थी, बट वो जो इलेक्शन से वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। तो इलेक्शन में वोट उन लोगों ने डाला भाई जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड है, जो कम से कम इतना कमा रहे हैं, इतना टैक्स भर रहे हैं, तो वो लोग वोट डाल के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक पहुंच पाए। तो उस समय की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में, उसको आप रिप्रेजेंटेटिव तो किसी हाल में भी नहीं बोल सकते हो। चलिए कोई बात नहीं, ये पार्टिसिपेंट पास में आए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी थे ये लोग, पूरे देश में थे। और इन सब लोगों ने बैठ के डिस्कशन किए और डिस्कशंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, जो कि इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। और भैया एक फीचर जो हमारे संविधान का सबसे जबरदस्त था, जो अहेड ऑफ इट्स टाइम था, वो था एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हर इंडियन जो कि 21 साल से उम्र से ज्यादा का है, वो वोट डाल सकता है स्टेट के इलेक्शन में भी और नेशनल इलेक्शन में भी। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हमारी जो वोटिंग एज है देश की, उसको 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया है। मैंने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की वीडियो में बहुत डिटेल में चीजें आपको बताई हैं। इससे पहले भी जो इंडियन पॉलिटी और जो कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने प्लेलिस्ट बताई थी, वहां पे मैंने चीजें समझाई थी। तो आप देखोगे कि भैया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के सिद्धांत को लाना एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। और यहां पे इंडियंस को आज से पहले, मतलब ये जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आई ना, इससे पहले कभी भी इंडियंस के पास ये फ्रीडम नहीं थी कि वो अपने लीडर्स को सीधे सीधे इलेक्ट कर सके। लेकिन अब चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, हर इंसान के वोट की वैल्यू उतनी ही होगी। तो यहाँ पे देश के सारे लोगों को वैल्यू मिल गई। तो पॉलिटिकली तो आपने एम्पावर कर दिया लोगों को। आप देखोगे यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और यूएस जैसी जो कंट्रीज है, वहां पे भी जो ये जो वोटिंग राइट्स दिए गए ना, ये वोटिंग राइट्स बहुत ग्रेजुअली दिए गए। तो शुरुआत में यूएसए में वोटिंग राइट्स केवल व्हाइट मैन के पास थे, फिर वो व्हाइट वुमन के पास पहुंचे, फिर वो ब्लैक मैन ब्लैक वुमन के पास भी पहुंचे। इस स्टेजेस में काम हुआ है। सो स्विट्जरलैंड में भी पूरी तरीके से वुमन को वोट डालने का जो अधिकार है ना, वो बहुत बाद में मिला है। तो आप देखोगे बाहर की जो सोसाइटीज हैं, जो यूरोपियन सोसाइटीज हैं, जो इतनी ज्यादा एडवांस मानी गई, उनको भी जो वोटिंग राइट है बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत मेहनत के बाद मिले। अमेरिकन ब्रिटिश वुमेन ने भी अपने वोटिंग राइट के लिए काफी स्ट्रगल किया, और इंडिया ने तो एक झटके में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जबरदस्त रेवोल्यूशनरी स्टेप। आगे बात की जाए फ्रेंचाइजी की। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है? वोट डालने का अधिकार। यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नजर आ रही है। जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं, जो कि बता रहा है हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू साहब खड़े हैं, हमारे प्यारे नेहरू साहब, और ये पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक आइकॉनिक फोटो है, बहुत ही जबरदस्त फोटो, हमारे देश की जो संविधानिक हिस्ट्री है उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फोटो। ओके, अब बात करते हैं कि सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दैट इट गारंटीड इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजंस। यानी कि हमारे संविधान ने सीधे सीधे बोला कि लॉ के सामने सारे सिटीजंस बराबर है, उनकी कोई भी कास्ट हो, उनका कोई भी रिलीजन हो, दे ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। कुछ इंडियंस ने बोला कि देखिए भाई, धर्म के नाम पे देश टूट चुका है, दो भागों में बंट चुका है। तो मुस्लिम धर्म के नाम पे ऑलरेडी पाकिस्तान बन चुका है, तो इंडिया में भी आप हिंदू धर्म को ऑफिशियल रीजन बना दीजिए। हिंदू आइडल्स पे स्टेट बनना चाहिए, हिंदू आइडल्स पे कंट्री बननी चाहिए। और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ऑलरेडी मुस्लिम आइडल से बन चुका है, वो सिर्फ मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करते हैं, मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में क्यों ना हिंदुत्व फिलोसफी आप लेके आओ। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी प्रोमिनेंट लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने बोला
कि देखिए हम एक हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते। आप देखिए इंडिया में सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं है भैया, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख्स भी हैं, पारसीज भी हैं, जैन्स भी हैं। तो अगर आप हिंदू मेजॉरिटी स्टेट बना दोगे तो ये कम्युनिटीज भी अपने आप को सेक्लूडेड फील करेंगी। तो जितनी भी अलग अलग रिलीजन कम्युनिटीज हैं हमारे देश में, उनको ये लगना चाहिए कि उनके पास वही राइट्स हैं जो मेजॉरिटी के पास है। तो भैया जॉब्स में उनके पास वही राइट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने में, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने में उनके पास वही राइट्स हैं। नियम कानून जो भी है उसके सामने सब बराबर है। एक तीसरा फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, was that it offered special privileges for the poor and the most disadvantaged sections of the society। जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी दोस्तों, इसको अबॉलिश कर दिया गया अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोला गया कि ये जो अनटचेबिलिटी है, दिस इज बेसिकली a slur and blot on the fair name of India। तो ये बोला गया कि हिंदू टेम्पल्स जो कि केवल हायर कास्ट के लिए हुआ करते थे, अब इसमें सब लोग जा सकते हैं इंक्लूडिंग अनटचेबल्स। फिर भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह भी बोला कि लेजिस्लेचर्स में एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब्स में एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ सीटें लोअर कास्ट के लिए, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लिए रिजर्व की जाएंगी। तो एससी के लिए, एसटी के लिए सीटों को रिजर्व किया गया। ओके, तो भैया अनटचेबल्स जिनको उस समय पे हरिजन कहा जाता था, उनको एससी कोटा के अंदर रिजर्वेशन दिया गया। जो ट्राइबल्स थे और फॉरेस्ट में जो रहने वाले लोग थे जिनको हमेशा से इग्नोर किया गया, तो उनके लिए भी एक कोटा रखा गया शेड्यूल ट्राइब के अंदर। यहां पे आप देखोगे कि एक पर्सन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिनका नाम है एच.जे. खांडेकर। ये क्या बोल रहे हैं? इट वॉज द अपर कास्ट हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हरिजन्स बीइंग अनफिट टुडे। एड्रेसिंग हिज मोर प्रिविलेज्ड कलीग्स, खांडेकर सेड, वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। You engaged us in your service to serve your ends and suppressed us to such an extent that neither our minds nor our bodies and not even our hearts work. Now we are not able to move forward। तो कुल मिला के बात यह है, खांडेकर साहब क्या बोल रहे हैं, जो कुछ भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। भैया हजारों साल तक आपने कास्ट के नाम से लोअर कास्ट के लोगों को, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों को दबाया। अभी अगर आप सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों को दबा रहे हो, आज की डेट में अगर लोअर कास्ट फिट नहीं है तो इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो कहीं ना कहीं देखिए अनटचेबल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया और बहुत जरूरी था रिप्रेजेंटेशन। वो जो लोअर तबका था उसका ऊपर उठ के आना बहुत ज्यादा जरूरी था और वो आया भी ऊपर उठ के। अनटचेबल्स के साथ साथ आदिवासी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी रिजर्वेशन दिया गया सीटों का, जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वैसे फॉरेस्ट के जो ट्राइबल्स हैं उनके खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो ट्राइबल कोटा दिया गया। जो ट्राइबल्स थे उनको मॉडर्न हेल्थ केयर नहीं मिली, उनको एजुकेशन नहीं मिली, उनकी जमीनें, उनके जंगल छीन लिए पावरफुल आउटसाइडर्स ने। तो भैया आप देखोगे कि जो नए प्रिविलेजेस दिए थे संविधान ने इन वल्नरेबल कम्युनिटीज को, ये इसलिए दिए गए क्योंकि हजारों साल से इनको दबाया गया, हजारों साल से इनके खिलाफ अत्याचार हुआ है। तो अत्याचार के अगेंस्ट में इनको कुछ ना कुछ देना बहुत जरूरी था ताकि ये खुद आगे आ सके, और ये दिया भी गया। अब देखिए यहां पे नेहरू साहब का एक स्टेटमेंट है, वी मस्ट गिव देम सिक्योरिटी एंड राइट्स। नेहरू साहब ने हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखा और क्या बोला? उन्होंने बोला देखिए अब हमारे यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में, और हम ये सब जानते हैं कि कैसे हमारा देश बना है, कितना धर्म के नाम पे लड़ाई हुई है, लेकिन देखिए जो कुछ भी पाकिस्तान बनने की वजह से प्रोवोकेशन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं हम उनके खिलाफ किसी भी तरीके का अत्याचार करें। हमें हमारी माइनॉरिटीज का ध्यान रखना है, हमें हमारी माइनॉरिटीज को प्यार के साथ डील करना है, उनको इस तरीके से डील करना है कि उनको ऐसा लगे कि वो देश में सिक्योर हैं, देश के बाकी नागरिकों की तरह उनके पास भी वो सारे अधिकार हैं जो देश के एक नॉर्मल सिटीजन के पास है। हमको ट्रू सेंस में एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनना है। तो अगर धर्म के नाम पे लड़ाई हुई है तो जो मुस्लिम्स हमारे यहाँ पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे बदला निकालने लगेंगे। वो भारतीय हैं, हमको उन्हें भारतीय की तरह ट्रीटमेंट देना है। और आज की डेट में देखिए दोस्तों, मुस्लिम्स इस देश की प्रोग्रेस में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। कुछ इंस्टेंसेस सुनने को मिलते हैं जहां पे कुछ मतलबी लोग अपना मतलब निकालने के लिए मुस्लिम मासेस को भड़काते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारे देश में मुस्लिम्स हैं वो इंडिया की प्रोग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और देख लीजिए पाकिस्तान का हाल, पाकिस्तान ने अपनी माइनॉरिटी को दबा के कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। अगर उनकी माइनॉरिटी आगे बढ़ती तो उनका ही देश डेवलप करता है। ऐसा तो ही ना था कि पाकिस्तान में हिंदू आगे बढ़ जाते तो वो इंडिया के लिए काम करने लगते। अरे वो तो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं ना। इंडिया में जो मुस्लिम्स काम कर रहे हैं वो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, इससे इंडिया का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जैसे दोस्त बाज नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं वो धर्म के नाम पे लड़ाई कराने को उतारू हैं। हालांकि कुछ बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स आज भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि बेंगलोर में वो मॉब वायलेंस हुआ। इस तरीके के इंसिडेंट्स काफी दुखी करते हैं, बट ठीक है, धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं।
अब आप देखोगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें बहुत लंबे समय तक एक बहस चली कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या ताकतें दी जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट को क्या ताकतें दी जाएंगी। यहां पे बहुत सारे लोगों ने सोचा कि सेंटर को ताकतें ज्यादा मिलनी चाहिए, अगर एक सेंटर स्ट्रांग होगा तो वो सेंटर सोच सकता है कि भैया हमको इस देश के लिए एज अ होल क्या करना है। कुछ लोगों को यह कहना था कि भैया जो स्टेट्स है उनको ज्यादा ऑटोनॉमी देनी चाहिए, जो स्टेट्स है उनको ज्यादा फ्रीडम देना चाहिए। तो मैसूर के एक लीडर थे, उन्होंने बोला कि भैया अगर आप एक लिमिट से ज्यादा सेंटर को ताकत देते हो, प्रोविंसेस को ताकत नहीं देते हो, तो डेमोक्रेसी तो सिर्फ दिल्ली में होगी, बाकी देश में तो डेमोक्रेसी होगी नहीं। तो दिल्ली वाला डिसाइड करेगा कि मैसूर में क्या होगा, दिल्ली वाला डिसाइड करेगा तमिलनाडु मद्रास में क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा। तो ये गलत है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप प्रोविंसेस को, स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा ताकत दीजिए। कुछ और स्टेटमेंट्स देखते हैं। एक मेंबर थे मद्रास के, इन्होंने क्या इंसिस्ट किया कि इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविंसेस शुड रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया। ये जितने भी डिमांड्स निकल के आ रही थी कि सेंटर को ज्यादा ताकत दीजिए, स्टेट की ज्यादा ताकत दीजिए, बीच में एक डिमांड निकाली गई। क्या बोला गया कि भैया ये जितने भी कॉम्पीटिंग क्लेम्स हैं इनको हम एडजस्ट करेंगे, बैलेंस लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? 3 लिस्ट बनाइए। एक बनाइए यूनियन लिस्ट जिसमें टैक्सेस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स जैसे मैटर होंगे। एक आप बनाइए स्टेट लिस्ट जिसमें एजुकेशन और हेल्थ जैसे मैटर होंगे। और एक आप बनाइए कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स होंगे उनके ऊपर जो नियम कानून बनाएगी वो केंद्र की सरकार बनाएगी। स्टेट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट्स होंगे उनके ऊपर जो नियम कानून बनाएगी वो स्टेट की सरकार बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके ऊपर स्टेट की सरकार और सेंटर की सरकार दोनों नियम कानून बना सकते हैं। बताइए कौन से शेड्यूल में ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दे रखी है, नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये सब बातें यहां पे बोली गई हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब दिख रहे हैं इस फोटो में। ओके, यहाँ पे बहस चल रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बी आर अम्बेडकर साहब 1891 से लेकर 1956 के टाइम पीरियड में एक्टिव थे। इनको प्यार से बाबा साहब भी कहा जाता था। मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली के थे, ये लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे, बहुत ज्यादा इनकी इज्जत थी दलित के बीच में। और इनको बोला गया फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसके ये हेड थे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। कहीं ना कहीं हमारा जो देश था वो लैंग्वेज में भी बटने के कगार पे आ गया था, लेकिन फिर एक ऐसा अरेंजमेंट किया गया कि लैंग्वेज ने कहीं ना कहीं हमारे देश को तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम किया। तो ये था इसका एनालिसिस दोस्तों। यहां पे मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूं। जल्दी अगली वीडियो में आपके साथ शामिल होगा। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।